गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने कर लिया था ह्यूमन ज्योग्राफी के उद्देश्य क्या है। इसके अलावा हमने क्या कर लिया था, डेफिनेशन, एम, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेज, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब हमने कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं एसेशनल फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अकॉर्डिंग टू ब्रून्स एंड हंटिंगटन। तो हम सबसे पहले करते हैं प्रोफेसर जीन ब्रून्स के अनुसार। तो जो ये जीन ब्रून्स है, ये कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के थे ये? फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो मानव भूगोल की विषय सामग्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? पहला तो जो वर्गीकरण किया वो इन्होंने किया सभ्यता के विकास के आधार पर। किसके आधार पर किया? पहला जो वर्गीकरण किया इन्होंने वो किया सभ्यता के विकास के आधार पर। और सेकंड जो डिवीजन किया इन्होंने वो किया यथार्थवादी अथवा धनात्मक वर्गीकरण। कौन सा किया? यथार्थवादी अथवा धनात्मक वर्गीकरण। ठीक है। अब सभ्यता के आधार पर जो वर्गीकरण किया, इसको भी उन्होंने, इसमें जो तथ्य थे मानव भूगोल के तथ्य को, इसमें उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? उनको 4 पार्ट में उनको डिवाइड किया। पहला क्या था? अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। क्या था? अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। ठीक है। सेकंड क्या था? भू शोषण का भूगोल। क्या था? भू शोषण का भूगोल। थर्ड क्या था? थर्ड था सामाजिक भूगोल। क्या था? सामाजिक भूगोल। और फोर्थ था क्या? राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। क्या था? राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। ये 4 पार्ट डिवाइड किए थे उन्होंने। किसके आधार पर? सभ्यता के विकास के आधार पर। इसमें क्या कहा उन्होंने? अनिवार्य आवश्यकताओं के भूगोल में उन्होंने कहा, ब्रून्स ने, कि भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान को इन जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उसमें शामिल किया। किसने? ब्रून्स ने। इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया? भोजन, वस्त्र और मकान को। ठीक है। भू शोषण के भूगोल में उन्होंने किया, मतलब किन किन का अध्ययन किया जाता था इसमें तो बता दिया मैंने, रोटी, कपड़ा और मकान का। इसमें किन किन का अध्ययन किया जाए? पशुपालन, कृषि, खनन, मत्स्यन और औद्योगिकरण जैसी उन क्रियाओं और प्रयत्नों का शामिल किया गया इसमें जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कब करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। उनका अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है। सामाजिक भूगोल में किन किन को शामिल किया गया? इनमें मानव भूगोल, ब्रून्स ने मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक पक्षों की अगर हम बात करें तो भौगोलिक अध्ययन को महत्व दिया। किसके अध्ययन को महत्व दिया? भौगोलिक अध्ययन को। ठीक है। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता, श्रम विभाजन, सहकारिता तथा नगरीय व्यवस्था जैसे तथ्यों का अध्ययन किया जाता। ठीक है। इसके बाद राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रशासकीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जो जुड़े हुए तथ्य होते हैं, जो ज्योग्राफिकल फैक्ट थे, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है यथार्थवादी अथवा धनात्मक वर्गीकरण। इसमें ब्रून्स ने क्या किया? 3 तो मेन वर्ग किए, इसके 3 तो मुख्य वर्ग और 6 आवश्यक तथ्यों में वर्गीकृत किया। ठीक है। मेन वर्ग कौन कौन से थे? पहला था इसमें क्या? मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य। क्या था? मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य।
ठीक है। सेकंड क्या था इसमें, पौधों एवं पशुओं पर, क्या था, पौधों एवं पशुओं पर मानव की विजय संबंधी तथ्य। क्या थे, मानव की विजय संबंधी तथ्य। थर्ड क्या था, विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। ठीक है, ये तो क्या थे, 3 मेन पार्ट थे। अब इनमें क्या किया, मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय तथ्य के अंतर्गत इसमें 2 आवश्यक तत्व लिए। कौन कौन से, पहला लिया मकान, क्या लिया, मकान, और दूसरा क्या लिया, सड़कें और मार्ग। क्या लिया, सड़कें और मार्ग। ब्रूंज के अनुसार चारों ओर अगर सड़कों के लिए प्रयुक्त भूमि का उत्पादन में क्या होता है, सक्रिय योगदान नहीं होता। मतलब ये कि अगर चारों ओर सड़कों का जाल बुन दिया जाए तो ठीक है, जो भूमि है, भूमि मान लो कृषि के लिए यूज हो रही है और चारों ओर सड़कों का जाल बुन दिया गया, तो वो जो योगदान है वो क्या नहीं होता, सक्रिय नहीं होता। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चारों तरफ जो सड़कों का जाल है ये काम में आए ही आए। ये किसने कहा, ब्रूंज ने कहा। ठीक है। सेकंड उन्होंने कहा कि पौधों एवं पशुओं पर मानव की विजय संबंधी। ठीक है, इसके भी 2 आवश्यक तत्व, कौन सा, पहला कृषि और दूसरा क्या था, पशुपालन। क्या क्या कहा गया कि मनुष्य जो है वो मनुष्य द्वारा जो जंगली पौधों को खेती वाले पौधों के रूप में परिवर्तित करना, पशुओं को पालतू बनाना, मनुष्य की जंगली पौधों और जंगली जानवरों पर विजय प्राप्त करना, ये सब इस वाले तथ्य के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था। ठीक है। थर्ड था विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। इसमें किस किस का अध्ययन, इसमें भी वही 2, कौन कौन से, खनिजों का विदोहन और पौधों और पशुओं का विनाश, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता था। ब्रूंज ने क्या कहा, मानव अपनी आवश्यकताओं या स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध और अविचारित शोषण करता है। मतलब उसने जो अर्थव्यवस्था है अपने, उसको क्या बना लिया है, लुटेरी अर्थव्यवस्था बना लिया है। और इसलिए मतलब आर्थिक विकास में क्या मची हुई है, लूट मची हुई है। इसलिए ब्रूंज ने अर्थव्यवस्था को किसका नाम दिया, लुटेरी अर्थव्यवस्था की संज्ञा प्रदान की। ठीक है, ये था ब्रूंज के अकॉर्डिंग वर्गीकरण। अब आता है हंटिंगटन का मत, एल्सवर्थ हंटिंगटन का मत। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये कहाँ के थे, सबसे पहले तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, कहाँ के थे, अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने मानव भूगोल का जो व्यापक अध्ययन किया है, और इनका जो अध्ययन है वो क्या है, विस्तृत है और मान्य भी है। ठीक है, इन्होंने मानव भूगोल को एक चार्ट के रूप में बनाकर 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। ठीक है, 3 श्रेणियों में इसने विभक्त कर दिया। पहला क्या था, भौतिक दशाएं, पहला क्या है, भौतिक दशाएं। दूसरा क्या है, जीवन के रूप, क्या है, जीवन के रूप। और थर्ड क्या है, मानव अनुक्रियाएं, क्या है, मानव अनुक्रियाएं, मतलब रिस्पॉन्सेज। ठीक है, क्या है, मानव अनुक्रियाएं। ये तीनों जो तथ्य हैं ये क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हंटिंगटन ने सबसे पहले तो ये बताया कि जो भौतिक दशाएं हैं इनका सामूहिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, जीवन के विभिन्न रूपों पर पड़ता है। ठीक है, पौधे, जंतु और मानव पर पड़ता है। मतलब जैसे अगर मैदानी इलाका है तो वहां पर जनसंख्या अधिक होगी। ठीक है, पेड़ पौधे भी अधिक होंगे, जीव जंतु भी, अगर वनस्पति अधिक है तो जीव जंतु भी अधिक पाए जाएंगे। ठीक है, तो जीवन के रूप भी आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। ठीक है, भौतिक दशाएं और पौधों और जंतुओं से मानव की जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो क्या होती है, संबंधित होती है। ठीक है, और ये इनके परिणाम जो होते हैं, इनके परिणाम स्वरूप ये किसको जन्म देते हैं, मानव की अनुक्रियाएं पैदा होती है। मानव मतलब रिस्पॉन्स देता है। जैसे मान लो भौतिक दशाएं अनुकूल है जीवन की, तो मानव क्या करेगा, वहां पर बसावट करेगा, बस्ती बसा लेगा। ठीक है, भौतिक दशाओं में किन किन का अध्ययन किया जाता है, इसमें देखो, पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति,
अथवा मतलब पृथ्वी का अन्य ग्रहों के साथ संबंध क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका आकार क्या है। ठीक है, एक ये। दूसरा क्या है, भू आकृतियां और संरचना। क्या है, भू आकृतियां और संरचना। थर्ड क्या है, जलाशय। क्या है थर्ड, जलाशय। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, मिट्टियां और खनिज। ठीक है, मिट्टियां और खनिज। फिफ्थ नंबर पर है जलवायु। इन सब का अध्ययन को किस में शामिल किया गया, भौतिक दशाओं में। मतलब ये जो 5 चीजें हैं इनका अध्ययन किस में किया जाता है, भौतिक दशाओं में। जीवन के रूप में कौन किस किस को शामिल किया गया इस श्रेणी में, पौधों, पशुओं और मानव। कौन कौन से, पौधों, पशु और मानव को इस वाली श्रेणी में शामिल किया गया। मतलब इनका अध्ययन इसमें किया गया। ठीक है, मानव अनुक्रियाओं में किस किस को शामिल किया गया, इसके 4 उपवर्ग बताए उसने। इसके भी कौन कौन से 4 उपवर्ग थे। पहला था भौतिक आवश्यकताएं। क्या था, भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताओं में क्या आता है भाई, क्या इसमें भौतिक आवश्यकताओं में सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं था। इसमें क्या था, भौतिक आवश्यकताओं में जल भी था, वस्त्र भी थे, ठीक है, आवास भी था, और क्या था, औजार शामिल थे इसमें। क्या शामिल था, औजार और भोजन। ठीक है, भोजन, जल, वस्त्र, आवास और औजार इसमें शामिल थे। ठीक है, फिर सेकंड क्या था, ये तो ए हो गया। सेकंड क्या था, इसका बी पार्ट में क्या था, मौलिक व्यवसाय। क्या थे, मौलिक व्यवसाय। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है परिवहन के संसाधन, ठीक है, आखेट, मत्स्य पालन, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन करना। ये सब किस में आते हैं, मौलिक व्यवसाय में। तीसरा इन्होंने क्या लिया, कार्य कुशलता। क्या लिया इन्होंने, कार्य कुशलता, मतलब एफिशिएंसी। इसमें किस किस को शामिल किया गया, मतलब किस किस को, विनिर्माण, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन। ये सब किस में आता है, इसमें आता है। फोर्थ क्या था इनका, उच्चतर जो आवश्यकताएं होती है वो, मतलब एक तो होती है मूलभूत आवश्यकताएं जो ये थी, इसके अलावा जो उच्चतर आवश्यकताएं होती हैं, मतलब इनके अलावा जब आदमी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो कौन कौन सी थी, हायर नीड्स, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य। इनको किस में शामिल किया गया, उच्चतर आवश्यकताओं में। ठीक है, किस में शामिल किया, उच्चतर आवश्यकताओं में। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जो विषय वस्तु है इसमें वृद्धि और विस्तार। ठीक है, देखिए मानव भूगोल जो वो है वो एक गत्यात्मक विज्ञान है, डायनामिक विज्ञान है, मतलब ये गतिशील है, चलता रहता है। जिस प्रकार तकनीकी के विकास के साथ मनुष्य और पर्यावरण का संबंध बदलता जा रहा है, उसी प्रकार मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है उसमें समय के साथ वृद्धि और क्या होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ था, मानव भूगोल में सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों पर विशेष बल दिया जाता था। फिर क्या हुआ, बाद में नई समस्याओं और चुनौतियां आई उनके सामने, तो उन्होंने क्या किया, विषय वस्तु का अंग बना लिया। किनको, नई समस्याओं को और चुनौतियों को भी क्या किया उन्होंने, अपनी विषय वस्तु का अंग बना लिया। इसलिए अब किसका अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत, अग्रोन्मुख परिवर्तन होना स्वाभाविक है, मतलब ये इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे परिवर्तन होते रहेंगे, ये स्वाभाविक है। वर्तमान में अगर मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में कौन कौन से प्रकरणों को शामिल किया गया है, किन किन टॉपिक्स को शामिल किया गया है वो मैं बताती हूँ। देखिए, पहला राजनीतिक आयाम, ठीक है, क्या, राजनीतिक आयाम। दूसरा सामाजिक संबद्धता। तीसरा लिंग असमानता। चौथा जननीति। नेक्स्ट नगरीकरण, नगरीय प्रणाली, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाएं। ठीक है, इसके अलावा समसामयिक जो विषय है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और मानव भूगोल ने न केवल समन्वयकारी अर्थात अंतर विषय गुणों से भी क्या किया, अंतर विषयक जो गुण होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया है अपनी नई अध्ययन विधियों में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मानव भूगोल का जो
विषय क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मानव प्रगति करेगा उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत। मानव ने कितने बांध बनाए, कहाँ कहाँ से उसने बाढ़ का पानी रोका, कैसे उसने मरुस्थल पर विजय प्राप्त की, ये सब इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। और जैसे जैसे मानव विकास करेगा वैसे वैसे ही मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो क्या होता जाएगा, और अधिक विस्तृत होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्कूल ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशन। ये कौन कौन से हैं, ये 3 चीजें हैं, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। मतलब निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। इसका मेन मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसका डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनमें ये 3 चीजें हैं, 3 हैं, क्या है, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। ठीक है, इनकी 3 ही लाइनें मैं बताऊंगी। क्या है भाई, निश्चयवाद में कहा गया कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है। क्या कहा, मानव प्रकृति का दास है। कैसे, वो पूरा जो निश्चयवाद है वो इसी लाइन पर डिपेंड है। किस लाइन पर, कि मानव प्रकृति का दास है। कैसे कैसे नहीं, वो जब इसका डीपली अध्ययन करेंगे तो मैं बताऊंगी। सेकंड है संभववाद। इसमें क्या कहा गया कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। संभववाद में क्या कहा गया कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, इसके बाद क्या आया, नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ना तो मानव ने प्रकृति पर ना तो मानव प्रकृति का दास है और ना ही मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। क्या कहा गया इसमें, ना तो मानव प्रकृति का दास है और ना ही मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। मतलब ये दोनों ही, मानव और प्रकृति, एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, मतलब एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक है, ये किसमें कहा गया, नियो डिटर्मिनिज्म में। मतलब ना तो प्रकृति के बिना मानव है, ठीक है, और जो प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे हम ये कह दे कि मानव प्रकृति का दास है, ये भी सही नहीं है। और ये कह दे कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू।